मन में एक शंका हमेशा से रही कि क्या हमारे प्रयास कभी सार्थक होंगे। यदि जंगल दो भाग में बट गया तो उसके कितने विध्वंसक परिणाम हो सकते हैं। जो संरचना हमने बनाई है उसमें हम 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को रजिस्टर कर रहे हैं। कुल प्रतिभागी बच्चे जो होंगे इसमें वो 600 होंगे। 600 रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। इन 600 बच्चों को पर्यावरण संबंधी 18 अलग अलग समितियों में बांटा जाएगा। 30 से 50 बच्चे प्रति समिति के हिसाब से। मेंटरशिप ऑनलाइन होगी क्योंकि विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने भारत में संरक्षण की नीति निर्माण की आधारशिला रखी है। डॉक्टर एस के रंजीत सिंह झाला जिन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिखा था पहली बार, कंजर्वेशन एक्ट में जिनका रोल रहा। अब चीता इंट्रोडक्शन उनका आखिरी चैप्टर है। 11 अक्टूबर को ये कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम छात्र पर्यावरण संसद है। गंगा अगर उसका माइक्रो टॉपिक है तो गंगा नदी से जुड़ा हुआ पूरा इकोसिस्टम, गंगा जी के उद्गम से लेकर जहां पर वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है वहां तक का पूरा इकोसिस्टम वो बच्चा एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में तैयारी करेगा। आजीविका और जीवन के बीच का द्वंद्व बहुत ही खतरनाक होता है। आजीविका को चुने या जीवन के किसी मकसद को। इन्हीं द्वंद्व से जूझता हुआ एक आदमी अपने मकसद में कामयाब होता है और अपने जीवन को जीवांत करता हुआ दिखता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज एक ऐसी चर्चा में ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो अपने प्रोफेशनल जीवन में बहुत ही ऊंचाइयां तय कर चुका है। इसके अलावा समाज में उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर देखते हुए बहुत कुछ उनसे बातें करनी है, क्योंकि उन्हीं का एक कंसेप्ट है, उन्हीं का एक आइडिया है, उन्हीं का ये पूरा दिमाग है। तो बेहतर होगा कि मैं हम उन्हीं से बात करें। मेरा नाम अमित सिंह है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से बात करने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं जो वकालत की ऊंचाइयों पे शीर्ष स्थान उनका है, लेकिन उनका एनवायरनमेंट में भी पूरी दुनिया में या कहें मूल रूप से जबलपुर मध्य प्रदेश में उनका नाम एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जिसका नाम है छात्र पर्यावरण संसद। चलिए आइए उन्हीं से हम बात करते हैं। अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये हमारे लिए बिल्कुल गौरव का विषय है कि आज आपसे चर्चा करते हुए वक्त हमारा हो रहा है। ये क्या है कंसेप्ट, ये मतलब ये आइडिया कैसे आया? थोड़ा सा इसको विस्तार से और सरल भाषा में जिससे हमारे दर्शक ठीक ठीक इसे समझ पाए। तो अमित भाई, क्या है कि छात्र पर्यावरण संसद नाम तो बहुत बाद में सूझा। पर्यावरण में बहुत सालों से मंथन करते हुए, विचार करते हुए, विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए मन में एक शंका हमेशा से रही कि क्या हमारे प्रयास कभी सार्थक होंगे, या हम पर्यावरण संरक्षण के विषय पर जितना प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और लोग, मेरा तात्पर्य केवल मुझसे अकेले से नहीं है, तो क्या ये प्रयास कभी सार्थक हो पाएंगे। तो संशय तो हमेशा बना रहता है कि हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कितने लोगों को हम प्रभावित कर पाएंगे। पर्यावरण पर काम करते हुए एक बहुत गूढ़ विचार हमेशा से रहा कि जब तक हम पर्यावरण की नीति निर्धारण में शामिल नहीं होंगे या जनसामान्य शामिल नहीं होगा, तब तक पर्यावरण संरक्षण बहुत हद तक व्यक्ति विशेष तक सीमित रह जाएगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि चूंकि दुनिया अब सांकेतिक हो चुकी है, रील्स बना रहे हैं सब लोग, तो पर्यावरण संरक्षण भी अब मनोरंजन का विषय बनता चला जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए ईश्वर की कृपा रही कि एक दिन ऐसा विचार आया कि हम अगली पीढ़ी जो सबसे अधिक उत्तराधिकारी है, सबसे अधिक इससे वास्ता रखती है विषय से, हम उसको सशक्त करें और उसको पर्यावरण के नीति निर्माण, नीति के क्रियान्वयन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में गुण दोषों का आंकलन करते हुए एक ऐसे कॉन्फ्रेंस का निर्माण करें, एक कंसेप्ट ऐसा निकाले जिससे कि
अगली पीढ़ी, छात्र छात्राएं इस प्रक्रिया में शामिल हो, ये मूल भाव है पर्यावरण संसद के पीछे। इसको थोड़ा और विस्तार से हमको समझाएं कि इसमें आप करेंगे क्या क्या, ये पॉलिसी क्यों जानना जरूरी है बच्चों को, पॉलिसी क्या इफेक्ट करती है, थोड़ा इसको विस्तार से हमको समझाएं। इसके प्रक्रियात्मक कौन बच्चा भाग ले सकता है, कहाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि पर्यावरण की नीति निर्धारण कैसे होता है। देखिए, हम लोग बहुत सी चीजें करते हैं और होता हुआ देखते हैं, लेकिन उन कार्यों के पीछे नीति क्या है ये कम लोग जान पाते हैं। जिनकी अधिक जिज्ञासा रहती है वो खोद के निकालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सब नहीं करते। उदाहरण के तौर पर जब हम नेशनल पार्क जाते हैं, तो नेशनल पार्क जब गए विजिट करने, पार्क का भ्रमण किया, जिप्सी में बैठ के एक निर्धारित समय पर प्रवेश किया, एक निर्धारित प्रक्रिया से हमने अपने आप को रजिस्टर कराया, एक गाइड गया साथ में, उसको एक निर्धारित शुल्क दिया गया, एक समय एंट्री का, एक समय एग्जिट का। किसी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं। आप जब पार्क में रहते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आप इस रोड पर नहीं जा सकते, इस रोड पर जा सकते हैं। ये किसी एक प्रक्रिया से, किसी एक नीति से निर्धारित होता है। उदाहरण सहज इसलिए लिया है कि इस चीज से सब लोग अपने आप को रिलेट जोड़ पाते हैं, इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये किस नीति से चलता है? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रूल्स बने हुए हैं, जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स कहते हैं। हर राज्य के अलग अलग हैं। एक्ट तो सेंट्रल है, हर राज्य के अपने अपने नियम बने। उन नियमों के तहत गाइड की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका शुल्क क्या होगा, प्रवेश का शुल्क क्या होगा, समय का निर्धारण कैसे होगा, ये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार की एक अंग है केंद्र सरकार का, जिसका राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने नियम बनाए हैं कि कितना क्षेत्रफल किसी भी नेशनल पार्क का पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। ये सारी नीतियां जो है निर्धारित करती हैं कि हम नेशनल पार्क में एक पर्यटक के रूप में जाएंगे तो हम किस तरीके से उसका अनुभव लेंगे, हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी, कितना क्षेत्रफल में हम घूम पाएंगे, क्यों नहीं घूम पाएंगे, ये बहुत बात की बात है। लेकिन इस प्रक्रिया को जानने के लिए कि इसका निर्धारण कैसे हुआ, इसके पीछे भावना क्या थी, कौन से संरक्षणवादी विषय थे जिसने उस संस्था को, उस प्रशासन को प्रभावित किया, जिसके कारण उसने ऐसा निर्णय लिया। तो क्यों 20% हम खोलते हैं पार्क को, क्यों नहीं पूरे पार्क में हम भ्रमण अनुमति दे देते हैं? इसके पीछे के कारण क्या है कि क्या वाइल्ड लाइफ इतनी हद तक डिस्टर्ब होगी? डिस्टर्बेंस तो होगा ही जब हम जाएंगे पार्क के अंदर। उस डिस्टर्बेंस के और पर्यटन के बीच के बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए ही ये तय किया गया। तो उसकी प्रक्रिया कैसे रही, इस पर काम कैसे हुआ, कैसे निर्धारित हुई, ये सारे विषय कैसे तय होते हैं, यही पर्यावरण संबंधी नीति निर्धारण है। और इसी प्रक्रिया में हम बच्चों को शामिल करना चाहते हैं। और भी उदाहरण है इसके, जैसे हम जबलपुर से नागपुर जाते हैं तो पेंच टाइगर रिजर्व वाले हिस्से में सड़क ऊपर उठ जाती है। सब जाते हैं, सब देखते हैं, लेकिन किस कानून के तहत वो सड़क उठाई गई है, क्यों उठाई गई है? सबसे पहली बात तो यह है कि वो सड़क उठाए जाने के कारण उसका प्रसंग क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, रेलेवेंसी क्या है। क्योंकि लॉजिक तो ये कहती है कि सड़क सतह से बननी चाहिए, लेकिन कोई जंगल का क्षेत्र है, जंगल के क्षेत्र में जानवरों की आवाजाही में अवरोध उत्पन्न न हो और जंगल एकजाही बना रहे, इसीलिए उस सड़क को उठाया गया। लेकिन ये केवल एक व्यक्ति विशेष का, एक संस्था का, एक पार्क का निर्णय नहीं था। ये एक नीति निर्धारित करती है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोविजन है कि यदि किसी वन क्षेत्र में जहां जानवरों का कॉरिडोर है, वहां से कोई हाईवे बनना हो तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। और जब वो अनुमति के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी अप्लाई करेगा कि हमें सड़क बनानी है, तब उसकी स्टडी करके वो कॉरिडोर को संरक्षित करते हुए, जंगल की कंटिन्यूटी को बनाते हुए वो ऐसे सुझाव देंगे जिन सुझावों के आधार पर सशर्त अनुमति उनको प्रदान की जाएगी। तो ये बातें जाने बच्चे,
और इसके पीछे का बैकग्राउंड भी जाने कि जंगल की कंटिन्यूटी कितनी आवश्यक होती है। यदि जंगल दो भाग में बट गया तो उसके कितने विध्वंसक परिणाम हो सकते हैं, ये बच्चे जाने और उसमें अपना भाग लेते साथ इस पूरी प्रक्रिया को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में समझें। ये मूल भाव है पर्यावरण संसद का। अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि इसकी प्रक्रियात्मक बच्चा कैसे भाग लेगा, बच्चा कैसे भाग उसको लेगा? क्या लाभ मिलेगा। जी 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 जी। तो इसमें जो संरचना हमने बनाई है उसमें हम 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को रजिस्टर कर रहे हैं। कुल प्रतिभागी बच्चे जो होंगे इसमें वो 600 होंगे। 600 रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। इन 600 बच्चों को पर्यावरण संबंधी 18 अलग अलग समितियों में बांटा जाएगा। 30 से 50 बच्चे प्रति समिति के हिसाब से। ये हर एक समिति पर्यावरण संरक्षण के अलग आयाम से डील करती है। कोई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, मैं देख रहा था उसमें कई चीजों का उल्लेख किया है। 18 लगभग कमेटी। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो बच्चा जब भाग लेगा तो उसको इन 18 में से एक समिति में स्थान मिलेगा। उस समिति का जो रेलेवेंट विषय है उस विषय पर बच्चा तैयारी करेगा। तैयारी कैसे करेगा, क्योंकि विषय तो बहुत हैवी है, टेक्निकल है और बच्चे की समझ से थोड़ा दूर है। और हम बच्चे को गूगल के सहारे नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जाओ ढूंढ लो। तो हमारी ये विशेषज्ञों की एक टीम है जो बच्चों के हिसाब से, प्रतिभागी बच्चों के हिसाब से कंटेंट तैयार करेगी। उनके विषय की जो रेलेवेंट है उस कंटेंट को, उसकी टेक्निकलिटी को कुछ हद तक संरक्षित करते हुए उसको इस स्तर पर लाएगी ताकि 9वीं से 12वीं का बच्चा उसको अच्छे से समझ पाए। क्योंकि वो ज्यादातर रिसर्च पेपर्स उस विषय के महानतम रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने तैयार किए, तो वो उस स्तर से बात करते हैं। तो उसको पहले तो उस लेवल पर लाके बच्चे के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैलेटेबल फॉर द यंग माइंड, वैसा हम उसको कर लें। ये कंटेंट फिर उन बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। बच्चा जब ये कब तक हो पाएगा, कोई तिथि या? हमने लगभग सोचा है कि जून के अंत तक हमारा पूरा कंटेंट तैयार होके कमिटीज में अलग अलग। बीच में दर्शकों को समझने के लिए मैं टोकता भी रहूंगा। प्लीज। तो ये थोड़ा सा बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। तो उसमें बच्चा जो भाग ले रहा है, छात्र जो भाग ले रहा है, उसको ये कंटेंट हम जून एंड तक दे देंगे। जुलाई से वो किसी न किसी विशेषज्ञ की मेंटरशिप में जुलाई, अगस्त और सितंबर में तैयारी करें। 3 महीने मेंटरशिप ऑनलाइन होगी, क्योंकि विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं सब, लगभग सभी। ये जिसको हम कहते हैं हुज हु ऑफ कंजर्वेशन है, जिन्होंने नीति निर्माण की भूमिका रखी। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने भारत में संरक्षण की नीति निर्माण की आधारशिला रखी है। मतलब जैसे डॉक्टर एस.के. रंजीत सिंह झाला, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिखा था पहली बार, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जिनका रोल रहा। अब चीता इंट्रोडक्शन उनका आखिरी चैप्टर है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन्होंने, प्रोजेक्ट टाइगर का जिन्होंने निर्माण किया, ये वो लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं जो लिस्ट देख रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं। तो मेरा यही प्रश्न था कि ये प्रक्रिया जून में खत्म हो जाएगी, कंटेंट मिल जाएगा, और इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर कंटेंट आधारित एक्सपर्ट के गाइडेंस में बातें होंगी, मतलब बच्चों को सिखाया जाएगा। बिल्कुल। एक्सपर्ट जो है वो ऑनलाइन मेंटरशिप के थ्रू वीकेंड्स पर, संडे सैटरडेज को उनके एक्सपर्ट्स के समय लेके उस हिसाब से उनको ऑनलाइन मेंटरशिप देंगे। जब बच्चे तैयार हो जाएंगे, इस पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो 10 और 11 अक्टूबर को ये कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम छात्र पर्यावरण संसद है। जी। इसका होस्ट स्कूल सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर है, गर्ल्स स्कूल। और 18 बच्चे अलग अलग 18 सभागृहों में बैठेंगे। हर प्रतिभागी मूलतः 2 और 1 अतिरिक्त रोल अदा करेगा। मूलतः 2 रोल ये हैं कि एक तो वो अपनी कमिटी में ग्रुप डिस्कशंस में भाग लेगा, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। उसमें
वाद विवाद तो शब्द मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पार्टिसिपेशन। परिचर्चा करेंगे, उस पर पार्टिसिपेशन करेंगे किसी एक टॉपिक को लेकर, जो कि उसकी कमेटी से रेलिवेंट टॉपिक है। उदाहरण के तौर पर यदि नदियों के संरक्षण वाली समिति है तो वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को डिस्कस और करेंगे। इसको मेंटर द्वारा बताया भी गया होगा, मेंटर द्वारा उनको तैयार किया गया है इस दौरान उसके लिए। फिर छात्र छात्रा का एक माइक्रो टॉपिक अलग से रहेगा, जो केवल उसको और उसके साथी को दिया गया है, दो के ग्रुप में, जिसको मेंटर और जिसको हम प्रेजेंटर और को प्रेजेंटर कहते हैं। अच्छा, तो प्रेजेंटर का काम है, प्रेजेंटर को प्रेजेंटर मतलब दोनों ही को प्रेजेंटर्स हैं एक्चुअली स्पीकिंग। ऐसा नहीं कि एक प्रमुख है और दूसरा उसका सहायक है, ऐसा नहीं है, दोनों प्रेजेंटर्स हैं। प्रेजेंटर्स जो है वो अपने माइक्रो टॉपिक पर, उदाहरण के तौर पर गंगा अगर उसका माइक्रो टॉपिक है तो गंगा नदी से जुड़ा हुआ पूरा इकोसिस्टम, गंगा जी के उद्गम से लेकर जहां पर वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है वहां तक का पूरा इकोसिस्टम वो बच्चा एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में तैयारी करेगा, उसकी स्लाइड्स, उसकी इकोसिस्टम बना के एक पीपीटी तैयार करेगा और 10 मिनट का पीपीटी प्रेजेंटेशन वो देगा। 10 मिनट 10 मिनट का, और 5 मिनट प्रश्नोत्तरी के लिए रहेंगे उसके बाद, यानी 15 मिनट का उसका प्रेजेंटेशन। तो ये उनमें से बच्चे ही पूछेंगे या कोई? बच्चे ही पूछेंगे, बच्चे ही मूलतः तो बच्चे ही पूछेंगे, क्योंकि सभागृह में जो कमेटी है उसमें बच्चे ही रहेंगे। साथ में उनका एक मॉडरेटर रहेगा, जो कि कमेटी का मॉडरेटर है, वो बच्चों में से नहीं है, वो विशेषज्ञों में से कोई विशेषज्ञों में से। उसका काम क्या रहेगा? मॉडरेटर जो है वो उसका संचालन करेंगे, बेसिकली पूरी समिति का, कब कौन बोलेगा, अच्छा, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। साथ में उनके 2 रिकॉर्डिंग सेक्रेटरीज रहेंगे कि हर बच्चा क्या बोल रहा है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है रिटन में, उसका कंटेंट तैयार हो रहा है। रिकॉर्डिंग सेक्रेटरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, मॉडरेटर संचालित कर रहे हैं। एक गणमान्य व्यक्ति गेस्ट रहेंगे जो सेशन गेस्ट कहलाएंगे, जो साथ में बैठेंगे, और एक शिक्षक शिक्षिका कोई रहेंगे। बच्चों को अब एक कंफर्ट महसूस होता है कि नए बच्चे हैं, पहली बार इस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, तो उनके शिक्षक शिक्षिका को एक साथ में हम बैठाएं। तो ये मंच, जिसको मंच तो नहीं कहना चाहिए, ऐसी सभा में तो कोई मंच होता नहीं जी, लेकिन फिर भी अगर है तो इस प्रकार का रहेगा। 5 सेशंस रहेंगे, 5 सेशंस में बच्चे इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, भाग लेंगे। तो ये उनकी तैयारी की प्रक्रिया हो गई, और ये प्रेजेंटेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। एक चीज और है कि बच्चा अपना प्रेजेंटेशन दे चुका है, और ग्रुप डिस्कशंस जब आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पर पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी एक दूसरे प्रेजेंटेशन का वो रिव्यूअर भी है। अच्छा, वो रिव्यू भी करेगा। यानी पहला जिसने प्रेजेंटेशन दे दिया है वो हो सकता है 7वें प्रतिभागी का रिव्यू भी करेगा, जिसको पीयर रिव्यू हम कहते हैं, कि जब उसका प्रेजेंटेशन चल रहा है तो उस प्रेजेंटेशन को उसको ज्यादा, पैसे तो पूरे को ज्यादा ध्यान से देखना है, लेकिन सबसे अधिक एकाग्रता से उसको वो देखना है, क्योंकि उस पर उसको अपना रिव्यू देना है। तो प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर रिव्यू, ये 3 पार्ट्स हैं कॉन्फ्रेंस के। कॉन्फ्रेंस के पहले भी कुछ उसकी जुड़ी हुई गतिविधियां होंगी कि प्रतिभागियों को नेचर, आर्ट एंड पेंटिंग सेटअप में हम लेकर जाएंगे। कंपटीशन शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि सर्टिफिकेट जीतना कोई उद्देश्य नहीं है।